गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद शिव में। और जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज मैंने कहा था कि आज हम इस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर डील करेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डील करेंगे जो इस चैप्टर से संबंधित होता है। और सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर का पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पर भी डील करेंगे। तो आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज को देखेंगे। कल किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कैसे अलग है, तो इस पर भी हम आज बात करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 क्वेश्चन आते हैं और मैंने कहा ना एक एक नंबर से आप 100 तक पहुंचेंगे, तो इसको भी आपको देखना होता है। तो आज इन तीनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया था, मैंने पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दी थी। जिनको भी पीडीएफ नहीं मिली है वो एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस चैप्टर्स को पढ़ते रहिए। आज इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो पीडीएफ होगी क्वेश्चन आंसर्स की, या फिर जो पीडीएफ होगी आपकी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की, उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बिना देरी करते हुए सीधे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आखिर क्या क्या पढ़ना होता है आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, जो एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन है उसका नाम है, वो क्वेश्चन है व्हाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज। मतलब कॉलोनीज में जो नेशनलिज्म की ग्रोथ थी, मतलब जो राष्ट्रवादिता की ग्रोथ थी कॉलोनीज में, वो कैसे लिंक होती है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। मतलब ऐसे मूवमेंट जो कॉलोनीज में नहीं हुए थे। कॉलोनीज का मतलब है बस्ती, मतलब एक ऐसी बस्ती जिस पर किसी दूसरे देश के रहने वाले लोगों रूल कर रहे हों, वो आपकी कॉलोनीज कहलाती है। ठीक, तो मैंने कहा कॉलोनीज का मतलब क्या होगा। जैसे हमारे यहाँ जो गांव थे, जो बस्तियां थी, वो कॉलोनीज में डिवाइड थी। दैट मीन्स यहाँ पर लोग रह तो रहे थे भारतीय ही, बट इन पर रूल कौन कर रहे थे, वो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, इसीलिए इन्हें कॉलोनीज के नाम से जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि ये कहते बताइए कि जो मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, मतलब जो कॉलोनीज में मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, जो एंटी कॉलोनीज मूवमेंट थे, मतलब जो कॉलोनीज में मूवमेंट नहीं हो रहे थे, वो कैसे लिंक होते हैं आपके कॉलोनी मूवमेंट में। मतलब राष्ट्रीयता की भावना कैसे लोगों में बस्ती में जागृत होती है एज कंपेयर टू आपके टाउन्स में। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन का आंसर, तो मैंने कहा क्वेश्चन के आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है आपका हेडिंग वाइज। थ्योरेटिकल आप अगर उसमें लिखेंगे तो टीचर्स पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थक जाता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट वे जो आपका लिखने का रहेगा वो होगा आपका हेडिंग वाइज। इसीलिए मैं आपके लिए सभी चीज़ें हेडिंग वाइज लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं क्या हेडिंग है। मैंने कहा क्या डिफरेंस था, जिसमें सबसे पहली हेडिंग है आपके लिए शेयर्ड ऑपरेशंस। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा कॉलोनियल रूल क्रिएटेड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल हार्डशिप लीडिंग टू अ कॉमन सेंस ऑफ इनजस्टिस एमंग द कॉलोनिस्ट। अब मतलब समझिएगा, सिंपल सा इसका मतलब है कि कॉलोनीज और आपकी जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थी, जो एंटी कॉलोनियल स्थान था, उन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस था। क्या इकोनॉमिकल डिफरेंस था, मतलब बस्ती में लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। पॉलिटिकल डिफरेंस था, राजनीति के बारे में नहीं जानते थे। सोशल सामाजिकता के बारे में नहीं जानते थे। और दोनों ही लोग कहीं ना कहीं अपने सेंस में, अपने ह्यूमर में अलग अलग थे। तो इसका मतलब है कि ये भी रीज़न एक बनता है कि कैसे कॉलोनियल जो है, कॉलोनी लोग में जो राष्ट्रीयता की भावना आ रही है, वो कैसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के द्वारा आ रही है। मतलब ऐसे मूवमेंट जो कॉलोनी में नहीं चले, उनके द्वारा कॉलोनी में रहने वाले लोगों को कैसे राष्ट्रीयता की भावना आ रही है। दूसरा है डिजायर फॉर सेल्फ गवर्नेंस, द एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अंतर हो रहा है, भेदभाव। तो अब देख रहे हैं बस्ती के लोगों और शहर के लोगों में भेदभाव था। तो बस्ती के लोगों को क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसीलिए वो चाहते थे कि हमारी एक सेल्फ गवर्नमेंट बन जाए, मतलब हमारे लिए एक लोकल गवर्नमेंट बन जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेशनल, मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो नेशनलिज्म का मतलब फीलिंग फॉर नेशन, मतलब हमारे देश की एक बाउंड्री बन जाए, हम बता सके कि हम इस देश से बिलोंग करते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे, कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ
नेशनल आइडेंटिटी। अब याद करिए, अगर आपको 9th का चैप्टर याद हो पहला वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि एक नेशन बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, आपको आइडेंटिटी चाहिए होती है। तो लोगों ने कहा कि भाई अब नेशनलिज्म ग्रू अप एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस शेयर्ड ग्रीवेंस हेल्पिंग टू फोर्ज अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एमंग डाइवर्स ग्रुप। अब जो नेशनलिज्म की भावना आई तो उन्होंने कहा हम किस देश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं उसकी हमें आइडेंटिटी मतलब आईडी मिल जानी चाहिए। सिंपल से अगर बात करें कि अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, मान लीजिए आप अमेरिका में घूम रहे हैं और आपसे पूछा किसी ने कि आप कहाँ पर रहने वाले हैं, तो आप क्या बताएंगे कि हम भारतीय हैं। तो ये क्या है, ये आपकी आइडेंटिटी है कि हाँ, कि आपके पास एक आधार कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है भारत के नागरिक फॉर द इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन है, ये किसका प्रूफ कर रहा है, ये आपका आधार कार्ड प्रूफ कर रहा है। तो वैसे भी कॉलोनी में रहने वाले लोग जब उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी तो उन्होंने अपने एक आइडेंटिटी को भी मांगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, different good despite various experiences, colonial rule united under the common goal of ending colonial dominations। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब हम कह रहे हैं हम अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, पर तब भी सब में क्या है, यूनिटी है। सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, तब भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म तभी आएगा जब हम लोगों में क्या होगी, यूनिटी होगी। इसके बाद प्लेटफॉर्म फॉर मोबिलाइजेशन, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस कलेक्टिव डिजायर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस एंड। अब जैसे एक सिंपल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जैसे टाउन्स में आपका क्या हो रहा था, टाउन्स की अगर बात करें तो टाउन्स में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, और ये टाउन्स का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कॉलोनीज में रह रहे थे उनके लिए भी नेशनलिज्म को लेकर आगे आ रहा था। तो वही बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म फॉर मोबिलाइजेशन मतलब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है हमारा। और लास्ट पॉइंट देखेंगे हम क्या लिखा है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस, द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल increased political awareness and activism contributing to the growth to nationalist sentiment। struggle against colonial rule। अब colonial rule क्या था, तो मैंने आपको बताया colonial rule है कि एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी बस्ती है जहां पर उस देश से संबंधित तो लोग रह रहे हैं पर उन पर जो रूल कर रहे हैं वो किसी दूसरे देश के लोग कर रहे हैं, तो ऐसा रूल आपका कॉलोनियल रूल कहलाएगा। तो हमारे यहाँ तो यही हो रहा था ना, हमारे यहाँ गांव में बस्तियों में सब अंग्रेज रूल कर रहे थे, रहने वाले तो हम यही के थे, हम ही थे, मतलब हमारा ही देश है पर हमारे ही देश पर हम ही पर कोई और रूल कर रहा था, तो ऐसे रूल को क्या कहा जाता है, कॉलोनियल रूल कहा जाता है। तो इससे संबंधित मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए। मैंने कहा कि शेयर्ड ऑपरेशंस, आपका डिजायर फॉर सेल्फ गवर्नेंस, फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिस्ट आइडेंटिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके बाद प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइलाइजेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये सब कहीं ना कहीं कारण थे कि एंटी जो कॉलोनियल मूवमेंट हो रहे थे वो कहीं ना कहीं कॉलोनीज में भी नेशनलिज्म की भावना को लेकर आ रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दूसरा, उस पर डील करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो कह रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, आपको दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हो रहा है। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है आपका 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से 1918 तक दो बड़ी यूरोपियन पावर्स हैं जो एक दूसरे से लड़ रही हैं। एक है एलाइड पावर्स जो मैंने आपको पहले बता रखा है, एलाइड पावर्स है, एक है आपकी सेंट्रल पावर्स। ठीक है, कौन कौन है अभी इससे मतलब नहीं है आपको, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इंडिया से मतलब है। इतना दिमाग में रखना है कि दो यूरोपियन बड़ी पावर्स एक दूसरे से लड़ रही हैं और उसका इफेक्ट कैसे हमारे भारत में पड़ रहा है, या फिर वो उनके जो इफेक्ट हैं वो कैसे हमारे भारत के मूवमेंट को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये बताना है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद करिए, जब मैंने आपको एक मूवमेंट बताया था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, तो मैंने आपको बताया था ये खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ऑटोमन तुर्की हार जाता है तो वहां के जो सबसे बड़ा पद है जिसका नाम है खलीफा, उस पद की पावर को कम किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी के खिलाफ चल रहा था खिलाफत मूवमेंट, और इसी खिलाफत मूवमेंट में
आपके जो अली ब्रदर्स थे, मतलब जो आपके मुस्लिम बंधु थे या अली बंधु थे, और इसी में आपके महात्मा गांधी, ये दोनों एक साथ आए थे। मतलब कहा ना कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे आए थे। इसका मतलब है कि पहली चीज क्या ग्रोथ हो रही थी नेशनलिस्ट की भावना में, कि हम लोग एक हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम इसी के कारण एक हो रहे थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण ही आपका खिलाफत मूवमेंट हो रहा था, और उसी खिलाफत मूवमेंट के कारण आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो रहे थे। ठीक, तो ये तो चीज दिमाग में आपको रखनी जो मैंने अभी तक बताया। अब थोड़ा सा हेडिंग वाइज इसको पढ़ लेते हैं क्या चल रहा था। ठीक है, कह रहा है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया एंड सर्वल वेज। बहुत अलग अलग तरीकों से मतलब ग्रोथ किया था नेशनलिज्म की भावना को। पहला, इकोनॉमिक हार्डशिप। इकोनॉमिक मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी। देखें, द वॉर इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर लीडिंग टू द हाइयर टैक्सेस। मैंने कहा वॉर हो रही है, वॉर हो रही है तो गवर्नमेंट को क्या है, अपने सैनिकों को पैसा देना है, पैसा खर्चा होगा। मैंने 100 बार बताया है कि अगर पैसा गवर्नमेंट को खर्चा हो रहा है तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो क्या करेगी, वो टैक्सेस को बढ़ा देगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि हमारे नेशनल मूवमेंट, क्योंकि पैसे को ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, अब ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग दे नहीं पा रहे थे, और हम लोग के अंदर फिर एक देश बनाने की भावना आ रही थी। एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, दिस हाइटेंड द डिसकंटेंट एंड स्टर्ड द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जिसके कारण क्या होता है, भारत में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं मैंने क्या बताया आपको। मैंने कहा अगर इकोनॉमिक हार्डशिप की बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप तो वॉर बढ़ रही थी, डिफेंस की ज़्यादा ज़रूरत, डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब है हथियारों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, जिसके कारण गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था। अब टैक्सेस को बढ़ा दिया गया तो सब किसान जो हैं, जितने भी पीजेंट्स थे, वो सब एक साथ आके मूवमेंट करने लगे, और तभी तो नेशनल मूवमेंट कहलाया वो। तो इसका मतलब है इकोनॉमिक हार्डशिप का पहला कारण ये था वर्ल्ड वार के कारण, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था डिफेंस का, क्योंकि ब्रिटेन भी उसमें शामिल था, और ब्रिटेन हमारे यहाँ से पैसा प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा था, टैक्सेस को बढ़ा दे रहा था, और टैक्सेस के बढ़ने के कारण जो किसान थे वो सब एक साथ आ रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। तो पहला रीजन ये। ठीक, दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। हम लोगों का जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था, मतलब कि जिसका मन नहीं है उसे भी आर्मी में जाना पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं भारत में नेशनलिज्म की भावना या फिर भारत में एक मूवमेंट की भावना को लेकर आता है। ठीक है, तो फोर्स रिक्रूटमेंट क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। कह रहा है वाइड स्प्रेड फोर्स रिक्रूटमेंट फॉर द वॉर। युद्ध हो रहा था जिसके कारण फोर्सेस चाहिए थी, मतलब उन्हें पावर, मतलब सैनिक चाहिए थे। इफर्ट कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर एंड रिस्टेटमेंट एमंग इंडियंस, जिसके कारण लोगों में बहुत गुस्सा हुआ। फर्दर फ्यूलिंग एंटी कॉलोनियल फीलिंग, जिसके कारण एंटी कॉलोनियल का मतलब अब आप हम पे कब्जा ना करें, ऐसी फीलिंग उनके अंदर क्या हो रही थी, जागृत हो रही थी। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट में मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि इस फोर्स्ड रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ एक और बात चल रही थी कि हमारे यहाँ के समुंदर पार करके अगर आप जाते हैं तो आपका धर्म खराब हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन रही थी कि अगर जबरदस्ती उन्हें लेकर जाया जा रहा था, जिसके कारण धर्म से उन्हें दूर किया जा रहा था, तो इस कारण भी उनके अंदर क्या है, एंटी कॉलोनियल फीलिंग, दैट मीन्स हम पर कोई रूल ना करे, ऐसी फीलिंग जागृत हो रही थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको बताया इकोनॉमिक हार्डशिप। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि डिफेंस में ज्यादा खर्चा हो रहा है, जिसके कारण टैक्सेस को बढ़ा दिया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में पैसे, लोगों के पास पैसे की कमी हो जा रही है। फोर्स रिक्रूटमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैनिकों को जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा है, जिसके कारण उनके अंदर एंटी कॉलोनियल फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फूड शॉर्टेजेस। मतलब कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि सब कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं क्रॉप फेल्योर हो रहा है और फूड शॉर्टेजेस ड्यूरिंग द वॉर लेट द सर्वल हार्डशिप एंड सफरिंग। कह रहे हैं कि क्रॉप फेल्योर के कारण, मैं बता दूं आपको 1919 में क्रॉप फेल्योर की बहुत बड़ा क्रॉप फेल्योर देखने को मिला था, जिसके कारण ये भी एक रीजन था कि नहीं भाई हमारे यहाँ अब हमारा मूवमेंट चलेगा, मतलब अब हम रूल करेंगे, हमारे ऊपर कोई रूल ना करे। तो फूड शॉर्टेजेस, क्रॉप फेल्योर के कारण फूड शॉर्टेजेज हो रही है, जिसके कारण वॉर में और दिक्कतें हो रही हैं। पहला मैंने आपको बताया कि मतलब यहाँ से हेडिंग वाइज अगर बात करेंगे तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक हार्डशिप है, दूसरा बताया फोर्स्ड रिक्रूटमेंट है, तीसरे की अगर बात करेंगे फूड शॉर्टेजेज है, चौथे की अगर बात करेंगे पॉलिटिकल अवेकनिंग। पॉलिटिकल अवेकनिंग का मतलब है हमें ज़्यादा पॉलिटिकल की नॉलेज नहीं थी। द वॉर एक्सपोज्ड द weakness and failures of colonial governments leading to a greater political awakening among Indians who began demanding more rights and autonomy। मतलब अब पॉलिटिकल
जो उनका राजनीतिक जो दबाव था वो कम होने लगा था, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ भी क्या नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं जो क्या कर रही हैं, आज़ादी की मांग कर रही हैं और एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट की मांग कर रही हैं। तो याद रखिएगा लगातार क्या पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया इकोनॉमिक हार्डशिप, दूसरा मैंने आपको बताया फोर्ज रिक्रूटमेंट, तीसरा मैंने आपको बताया फूड शॉर्टेजेस, चौथा मैंने आपको बताया पॉलिटिकल अवेकनिंग, पांचवा मैंने आपको बताया नहीं बताया, बताने जा रहा हूँ, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू मूवमेंट्स। अब अलग अलग प्रकार के नए नए मूवमेंट्स चल रहे थे। देखो लिखा है कि द कंडीशंस क्रिएटेड बाय द वॉर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एम्ड एट चैलेंजिंग ब्रिटिश रूल्स। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही स्टार्ट हुआ था। एक तो ब्रिटेन पहले से परेशान है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गई है और हारने के बाद देख रही है कि जहां पर वो रूल कर रही है वहां भी नए नए आंदोलन चल रहे हैं। तो ये भी एक कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हमारे अंदर, हमारे देश में नेशनलिस्ट की भावना को जागृत करने का या फिर नेशनल मूवमेंट और लाने का। और राइज ऑफ नेशनलिस्ट रीडर्स, मतलब द वार पीरियड्स ऑफ द राइज ऑफ प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। भैया महात्मा गांधी आपको बताया कब आ रहे हैं भारत, तो जब वॉर चल रही थी तभी तो आ रहे हैं। 1914 में स्टार्ट होती है और 1915 में महात्मा गांधी कहाँ आ जा रहे हैं, भारत आ जा रहे हैं। तो ये जो वॉर थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, ये भारत में नए नए लीडर्स को लेकर आती है। महात्मा गांधी, उसके बाद अगर बात करेंगे वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, ये सब नए नए लीडर्स कहां पर आ रहे हैं, वो इसी आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि वो भी देख रहे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार दैट मीन्स वहां पर जहां पर कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसको हटाने के लिए ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही थी। तो वो भी देख रहे हैं कि वार एक तरीका है, मतलब एक तरीके से हम अगर पॉलिटिकल लीडर्स बनते हैं, अगर हम कहीं ना कहीं देश को, लीडर क्या काम करता है, देश के लोगों को एक साथ लाने का काम करता है। तो यही तरह नए नए लीडर्स भी लाने का काम हो रहा था यहाँ पर। तो ये 6 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारे देश में नेशनल मूवमेंट को बढ़ाने का, नेशनल मूवमेंट जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह, ये सब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण ही हो रहा है। तो पहला कि क्या कारण था कि सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण हमारे यहाँ इकोनॉमिक हार्डशिप आती है, मतलब हमारे यहाँ पैसे की कमी हो जाती है जबरदस्ती। दूसरा है फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती लोगों को रिक्रूट किया जाता है वॉर के लिए। तीसरा है फूड शॉर्टेजेस, क्रॉप फेल्योर के कारण कई सारी बस्तियों में फूड शॉर्टेजेस देखने को मिलता है। पांचवा है पॉलिटिकल अवेकनिंग, अब हम कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन जैसे नए नए मूवमेंट्स बन रहे हैं। और राइज ऑफ नेशनल लीडर्स, मतलब कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय राजनेता लोग भी अब ऊपर आ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी। तो इतना आपका संबंधित था फर्स्ट वर्ल्ड वार से, कैसे हमारे नए मूवमेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, तो जैसे ये क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। व्हाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट। आउटरेज्ड का मतलब होता है गुस्सा। तो भैया रॉलेट एक्ट से जो इंडियंस थे वो क्यों गुस्सा थे, मैंने आपको बताया है, ठीक। तो इसका आपको लिखना है आंसर। मैं चेक करूंगा सभी का आंसर। मैं कुछ देर के लिए आपकी जो ग्रुप है, ग्रुप में प्राइवेसी हटाकर आप भेज सकते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है मैं ये देखूंगा। तो क्यों गुस्सा थे, तो एक बार मैं आपको याद दिला दूं, लिखना आपको अपने मन से। मैंने कहा 1919 में आपका एक रॉलेट एक्ट आ रहा है। रॉलेट एक्ट क्या कर रहा है, जो गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे रहा है, अनकंट्रोल्ड पावर दे रहा है, जिसके जरिए अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर है पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हुए पाया जाता है तो उसे 2 साल की सजा हो जाएगी, वो भी बिना ट्रायल के। तो इसीलिए लोग गुस्सा थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ क्यों किया, तो ये भी आपको बताया है, एक इंसिडेंट बताया है, चौरा चौरी इंसिडेंट। चौरा चौरी इंसिडेंट आपको बताया है जो फरवरी 1922 में हो रहा है। तो बस इसी के बारे में आपको पढ़ना है और आप बता देंगे कि ये रीजन है जिसके कारण गांधी जी विड्रॉ कर रहे हैं आपके कहाँ से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। मैंने आपको सबसे पहले बताया आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है, मतलब हम कहीं ना कहीं ट्रूथ और नॉन वायलेंट पर डील कर रहे होते हैं विद अ नॉवेल मेथड, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से हम सत्य और अहिंसा की बात कर रहे होते हैं, यही होता है आपका सत्याग्रह। एक क्वेश्चन है जो आपको शायद याद हो कि ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में। क्वेश्चन है कि कंपेयर द इमेज ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया। भारत माता की इमेज को कंपेयर करना है जर्मेनिया की इमेज से, ठीक। तो
कैसे कंपेयर करेंगे? तो जर्मेनिया याद है आपको, सिंबल ऑफ जर्मनी था जिसको पेंट किया गया था फिलिप वेट। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जर्मेनिया किसके द्वारा बनाई गई थी, तो जर्मेनिया वाज पेंटेड बाय द फिलिप वेट इन 1848। जर्मेनिया वाज पेंटेड बाय द फिलिप वेट इन 1848। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद है डेपिक्टेड विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड फ्लैग इन अदर। आपको याद होगा मैंने ऐसे तलवार लिए खड़ी थी और उनके खोपड़ी पे अगर बात करेंगे, सिर पे तो एक फ्लावर का एक मुकुट जैसा बना हुआ था। तो याद करिए वो फोटो भारत माता की, ठीक है, भारत माता कह रहे हैं जर्मेनिया की। एंड वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ओक लीव्स मैंने कहा ओक का एक पेड़ का होता है, उसके लीव्स का क्राउन पहने हुए थी। तो ये थी जर्मेनिया। मैंने आपको डिफरेंस बताना है, कंपेयर करना है, तो कंपेयर किया कि जर्मेनिया जो है वो सिंबल ऑफ जर्मनी है, जो फिलिप वेट के द्वारा पेंट की गई थी। हाथ में इन्होंने स्वॉर्ड ले रखा है, एक हाथ में झंडा ले रखा है, क्राउन ओक लीव्स का इन्होंने पहन रखा है। अब बात करते हैं भारत माता की। तो भारत माता आपको पता है सिंबल ऑफ इंडिया, पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। लास्ट क्लास में मैंने बताया भारत माता की फोटो, जो भारत माता की जो बेसिकली एक बनाई गई थी, इसे कहते हैं कि जो फोटोज पेंटेड की जाती हैं उनको अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत में 1905 में भारत माता की कहीं ना कहीं क्वेरीज बनाई गई थी, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है, ठीक। उसके बाद सोन विद अ ट्रेडियंट, त्रिशूल ले रखा है, ठीक है, क्या ले रखा है देखिए, त्रिशूल ले रखा है। स्टैंडिंग बिसाइड्स अ लायन, एक शेर के बगल में बैठी हूं, अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। एंड एन एलिफेंट, सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूं कि कहां पर है ये इमेज, है ना। ये देखिए, मैंने आपके लिए चैप्टर के जितने भी आपके संबंधित क्वेश्चन है उनको भी लेकर आया हूं। देखिए ये है, ठीक है, ये है आपकी भारत माता की इमेज, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, जो बनाई गई थी आपकी अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो ये भी याद रखना है, पूछा जाता है कि इमेज किसके द्वारा बनाई गई थी। जो सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि इमेज किसके द्वारा बनाई गई है, तो इमेज बनाई गई है आपकी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो जर्मेनिया और भारत माता की इमेज में यही अंतर है कि जो भारत माता है वो सिंबल ऑफ इंडिया है, और अगर जर्मेनिया की बात करेंगे तो सिंबल ऑफ जर्मनी है। सिंबल ऑफ जर्मनी मतलब जो जर्मेनिया को फिलिप वेट ने बनाया था, भारत माता की पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बताया था। अगर जर्मेनिया की बात करते हैं, उनके यहाँ एक हाथ में स्वॉर्ड है, एक हाथ में फ्लैग है और ओक लीव्स पहने हुई हैं। और अगर भारत माता की बात करते हैं तो उनके एक तरफ एक हाथ में त्रिशूल है, एक शेर के बगल में शेर और लायन के बगल में बैठी हैं, और सिंबल क्या है इनका, पावर एंड अथॉरिटी। मतलब हमें पावर भी मिलनी चाहिए, हमें कार्य करने के लिए जगह भी, मतलब अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया जर्मेनिया और भारत माता के बीच। अब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या अंतर है, एक बार ये भी जान लेते हैं। तो मैंने कहा दोनों को मैंने अलग अलग करके लिखा है, मुझे ये दिखा क्वेश्चन आंसर, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा कि आप यहाँ से चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो पहले अगर बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली फोकस किस पे कर रहा था, रिफ्यूजल ऑफ कॉपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एमिंग द डिस्ट्रक्ट इट्स फंक्शनिंग। तो बेसिकली हम रिफ्यूज कर रहे हैं कॉपरेट करने से। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो फोकस कर रहा था कि हम रिफ्यूज मतलब मना कर रहे थे किसने कॉपरेट करने के लिए, और किस बुक से इसे संबंधित बताया था मैंने, हिंद स्वराज से, याद रखिए गांधी जी की बुक थी, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फोकस क्या था। तो कह रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो डेलिब्रेट एंड पब्लिक वायलेशन ऑफ स्पेसिफिक अनजस्ट ब्रिटिश लॉ। तो अब ये किसके खिलाफ हो रहा है, ये ब्रिटिश लॉ जो कानून लेकर आ रहे हैं इनको तोड़ने का काम हो रहा है, इनके खिलाफ आपका हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था वो बेसिकली हो रहा है कि हम अब उन्हें कॉपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, कुछ तोड़ा ताड़ा नहीं जा रहा है उसमें। पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था उसमें हम ब्रिटिश लॉ जो ला रहे थे, जैसे सॉल्ट लॉ ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, उसको तोड़ने का काम किया था महात्मा गांधी ने। तो उसको क्या कर रहे हैं, जो लॉ है, जो अनजस्ट लॉ है, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, उनको हटाने का काम हो रहा था। मेन फोकस ये था, ठीक है। तो फोकस आपने जान लिया, ठीक।
मैंने कहा फोकस अगर बात करेंगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो फोकस था वो आपने देखा कि किस पर है, कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे। मेथड की बात करते हैं कैसे हो रहा था, तो बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, हम ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट कर रहे हैं इसमें। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम जितने भी आपके ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितने भी सामान लाए जा रहे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, कोर्ट हैं, गवर्नमेंट सर्विस हैं, टाइटल्स का सिलेंडर कर दे रहे हैं, तो मतलब कैसे किया जा रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली पहली चीज की रिफ्यूज किया जा रहा है कॉपरेशन करने को, दूसरा कैसे किया जा रहा है कि हम बायकॉट कर रहे हैं, और तीसरा गोल क्या है इसका, अटेनिंग स्वराज, मतलब कहीं ना कहीं हम स्वराज की मांग कर रहे हैं, अपने देश की मांग कर रहे हैं, कैसे, नॉन वायलेंट मेथड से। तो नॉन कॉपरेशन एक नॉन वायलेंट मेथड था, इसको भी आपको याद रखना है। तो पहली चीज की फोकस आपको दिमाग में रखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फोकस किस काम पर था, मतलब क्या काहे लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, तो रिफ्यूजल टू कॉपरेशन ऑफ ब्रिटिश लॉ। फिर कि किस तरीके से हम रिफ्यूज कर रहे थे कॉपरेट करने के, कि हम बायकॉट कर रहे थे सभी चीजों का, और बायकॉट करके हमें क्या मिलेगा, गोल क्या था हमारा, तो गोल था सेल्फ रूल, मतलब स्वराज होगा विद नॉन वायलेंट मींस। अब हम बात कर लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो हमारे लिए लॉज, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कानून बनाए गए थे हमारे लिए, अगर वो हमारे लिए अच्छे नहीं है तो उनको हटाया जा रहा था। मेथड क्या था, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, हम कह रहे हैं टैक्सेस नहीं देंगे अब, अदर फॉर्म ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी। देखिए लड़ाई यहाँ भी वायलेंट तरीका हमने यहाँ भी नहीं अपनाया, और वायलेंट तरीका हमने नॉन कॉपरेशन में भी नहीं अपनाया। तो याद रखना है नॉन कॉपरेशन जो हो रहा है वो भी नॉन वायलेंट तरीके से हो रहा है, सिविल डिसोबीडियंस भी नॉन कॉपरेशन तरीके से हो रहा है। पर अगर देखिए सिविल डिसोबीडियंस ये ले लीजिए, नॉन कॉपरेशन के अगर इधर ले लीजिए, तो मैंने कहा इसका जो फोकस था वो अनजस्ट ब्रिटिश लॉ को, मतलब हम स्पेसिफाई कर रहे थे कि कौन से लॉ हमारे लिए अच्छे नहीं है। पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम कॉपरेट नहीं कर रहे थे, सीरियस की बात है कि अब हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हम लॉ को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। अगर मेथड की बात करते हैं तो हमने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, टैक्सेस को देने को मना कर दिया, और हम पीसफुली अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज के काम कर रहे थे, मतलब जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं शांतिपूर्वक उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम बायकॉट कर रहे थे। मेथड की बात करेंगे तो वहां पर बायकॉट था। उसके बाद अगर गोल की बात करेंगे, वहां पर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्वराज मतलब सेल्फ रूल चाह रहे थे, वो भी नॉन वायलेंट मेथड से, और यहां पर गोल था पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, और पूर्ण स्वराज का मतलब है कि पूरी तरह से हमारा राज हो, मतलब हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो इसका गोल था आपका पूर्ण स्वराज। तो ये तीनों पॉइंट को अगर आप अलग अलग करके डिफाइन कर देंगे तो आप बता देंगे कि क्या डिफरेंस है। फोकस की बात करेंगे, एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको कि क्या क्या चीजें हैं। एक बार फिर से मैं आपको पूरा बता देता हूं कि एक तरफ लिख लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की अगर नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट की बात करेंगे तो मेन फोकस इसका किस पे था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फोकस था कि हम ब्रिटिशर्स को मतलब अंग्रेजों को क्या करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। और अगर इसकी बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बेसिकली जो हमारे लॉज थे, ब्रिटिश लॉज और पॉलिसीज के खिलाफ था। ये किसी ब्रिटिश लॉज और पॉलिसीज के खिलाफ नहीं था, ये केवल कह रहा था कॉपरेट नहीं करेंगे, पर ये पॉलिसीज के अगेंस्ट था। उसके बाद कैसे हो रहा था, तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये बायकॉट किया जा रहा था कई सारी चीज़ों का, गुड्स का, सर्विसेज का, टाइटल्स का। और ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था, इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम सॉल्ट लॉ तोड़ रहे हैं, मतलब अब जो उनके लॉज है उनको तोड़ रहे हैं, हम टैक्सेस देने से मना कर दे रहे हैं, मतलब हर वो चीज ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ काम कर रहे हैं। एम क्या था, तो इसका एम था स्वराज, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसका एम था स्वराज। स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, हमारा स्वयं का रूल आ जाए, पर इसका जो एम था वो था पूर्ण स्वराज, मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो स्वराज है वो मेरा हो जाए, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस। मतलब सीधी बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण का मतलब है कंप्लीट, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की इसमें बात हो रही थी। तो ये अंतर आप दिमाग में रखिएगा, ये डिफरेंस होता है। अब ऑब्वियस बात है, आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1921 में 2021 में स्टार्ट हुआ था, सीडीएम आपका 1930 से, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 30 से 31 में स्टार्ट हुआ था। दोनों मूवमेंट
गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो रहा है चौरी चौरा इंसिडेंट से, और सीडीएम खत्म हो रहा है आपका गांधी इरविन पैक्ट से। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट भी मैंने आपको बताया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। तो देखिए सबसे पहले जो पिक्चर्स है वो इंडियन वर्कर्स की है जो कहां पर काम कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में काम कर रहे हैं, और ये नवंबर 1913 की पिक्चर है जब गांधी जी भारत नहीं आए थे। तो सबसे पहली पिक्चर आपको यही दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो ये तब की पिक्चर है जब आपके गांधी जी भारत नहीं आए थे। उसके बाद दूसरी पिक्चर की बात करेंगे हम, तो ये देखिए चरखा है। चरखा है कि इसका मतलब क्या है कि इस चरखे के द्वारा हम बता रहे हैं कि हम अपने देश का सामान यूज करेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बायकॉट कर रहे हैं फॉरेन गुड्स का। देखिए लिखा हुआ है कि द बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ जुलाई 1922, मतलब ये नॉन कॉपरेशन के समय की फोटो है। ठीक है, चरखा दिखाई दे रहा है, चरखे के द्वारा हम अपने देश का सामान बना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं फॉरेन क्लॉथ्स का। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है फोटो में क्या दिखाई दे रहा है, तो हम बायकॉट कर रहे हैं किसका, फॉरेन क्लॉथ्स का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोटो देखते हैं। नेक्स्ट फोटो देखेंगे जनरल डायर। जनरल डायर से संबंधित मैंने आपको बताया था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद की फोटो है जब जबरदस्ती उनसे अपने ऑर्डर्स को मनवाया जा रहा था, मतलब जबरदस्ती नाक के बल और नाक को जमीन पर रगड़कर उनसे क्या नमस्ते या सल्यूट करवाया जा रहा था अमृतसर पंजाब में। तो ये जनरल डायर के द्वारा कराया गया काम था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर फोटो की बात करेंगे तो आपको याद है कि एक इंसिडेंट मैंने बताया था जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से गांधी जी ने क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था। गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बाहर आ गए थे। तो ये वही इंसिडेंट के बारे में दिखा रहा है, चौरी चौरा इंसिडेंट, जहां देखिए कई सारे डिमॉन्स्ट्रेटर हैं शांतिपूर्वक ये कर रहे थे अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पर इनके द्वारा कहीं ना कहीं पुलिस को मतलब पुलिस से क्लैश होता है इनका। देखिए वायलेंट क्लैश विद पुलिस हियरिंग द इंसिडेंट, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट का आपकी फोटोज हैं। ठीक है, उसके बाद ये पिक्चर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पड़ती है पिक्चर। कह रहे हैं मीटिंग ऑफ, अगर ये पिक्चर की बात करते हैं तो ये जो पिक्चर है कह रहे हैं मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स एट इलाहाबाद 1931। मैंने बताया कांग्रेस का हर दिसंबर में सेशन होता है। देखिए ठंडी का समय ना, जैकेट वैकेट कोट वोट पहने हुए हैं। तो इलाहाबाद में 1931 में, तो कब हुआ था, तो 1931 में कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा इलाहाबाद जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके मैप में आ सकता है। तो 1931 में मीटिंग कर रहे हैं जिसमें ये देखिए गांधी जी बैठे हुए हैं। अब गांधी जी, यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सट्रीम लेफ्ट, इनके लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपके ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बैठे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू एक्सट्रीम राइट, ये देखिए टोपी लगाए आपके जवाहरलाल नेहरू, एंड सुभाष चंद्र बोस फिफ्थ फ्रॉम द राइट। और राइट से अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 तो सुभाष चंद्र बोस भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो फिफ्थ फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस तो समझ में नहीं आ रहा है कौन है, बाकी सुभाष चंद्र बोस हमको लगी ये सॉरी ये हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक, 5 1 2 3 4, हाँ ठीक, 5th फ्रॉम द राइट आपके ये सुभाष चंद्र बोस। एक बार फिर मैं सबको बता देता हूँ, ये हैं आपके गांधी जी। ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि ये कौन है वो कौन है, तो ये हैं आपके गांधी जी। यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सट्रीम लेफ्ट, तो आप एकदम लेफ्ट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बैठे हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू एक्सट्रीम राइट, जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ऑन द राइट, ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी बैठे हुए हैं। तो ये पिक्चर नंबर 3 हो गया। ये दांडी मार्च का समय है जब गांधी जी दांडी यात्रा अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ निकल रहे थे, तो उसकी फोटो है। ड्यूरिंग द साल्ट मार्च महात्मा गांधी वाज अकम्पाइड बाय द 78 वॉलंटियर्स, मतलब 78 वॉलंटियर्स के साथ ये एक मार्च पर निकल रहे थे, उसकी फोटो है। और आगे बढ़ेंगे, वुमेन जो है नेशनलिस्ट प्रोसेसन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद एट सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, तो ये भी फोटोज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पड़ती है। वर्धा एक जगह थी महाराष्ट्र में जहां पर ये तीनों लोग देखे थे, और पूछा जाता है कि ये तो पता है आपको कौन है, ये महात्मा गांधी जी हैं, ये हैं जवाहरलाल नेहरू। तो पूछा जाता है ये कौन है, तो ये है मौलाना आज़ाद। तो ये भी दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, ये देखिए भारत माता की फोटो है जो मैंने बताई अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। और एक और फोटो बनाई गई थी जिसको हम
आपका भारत माता की पेंटिंग के नाम से जानते हैं, तो ये भी पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। तो इतना तो आपका पिक्चर बेस्ड इससे संबंधित क्वेश्चन था जो सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट था। तो आज बस इतना ही, आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। कल से हम आगे के चैप्टर की बात करेंगे, मतलब कल से हम चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए अच्छे से मज़े से। ठीक है, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।